हेलो फ्रेंड्स, मैं अनिता भास्कर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है ये, और 50 क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए थे। ये है अक्टूबर का, ठीक है, अक्टूबर का है ये। और पेपर 11 अक्टूबर को हुआ था। और इसमें आज हम 50 क्वेश्चन यहाँ से शुरू करेंगे, ठीक है, 51 से। और क्वेश्चन शुरू करते हैं, और जरूर देखें पूरी वीडियो, जिससे कि आपको आइडिया लगे कैसे पेपर आते हैं। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? दोहरा शासन, संसद की सर्वोच्चता, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के बारे में पूछा है। संघ की अछूतता या राज्यों की अछूतता? देखिए, राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? संसद की सर्वोच्चता है हमारे यहाँ, और राज्यों की अछूतता है। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, बी और डी। ठीक है, नेक्स्ट है सूची फर्स्ट और सेकंड को मिलान करना। सुरक्षा परिसर, सामूहिक सुरक्षा, सुरक्षा समुदाय। तो सुरक्षा परिसर बेरी बुजान, ये हो जाएगा थर्ड। सामूहिक सुरक्षा पालमे रिपोर्ट, ये नीचे होगा। और सुरक्षा शासन, ठीक है, सामूहिक सुरक्षा, फिर सुरक्षा समुदाय। सुरक्षा समुदाय कार्ड दो, ये हो जाएगा ये। ठीक है, और सामूहिक सुरक्षा, ठीक है, यहाँ पे हम नीचे चलेंगे। और सुरक्षा शासन, ये सामूहिक सुरक्षा, ये हो जाएगा फोर्थ उसका, बी का। और डी का क्या हो जाएगा? रॉबर्ट जेरविस। ठीक है, ये हो जाएगा इसका थर्ड हो जाएगा। तो मिलान करेंगे तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा, ऑप्शन सही सुमेलित हो जाएगा, डी। ठीक है, और नेक्स्ट है संविधान द्वारा भारत को जानबूझकर फेडरेशन ऑफ स्टेट, राज्यों का संघ के बजाय यूनियन ऑफ स्टेट, संघीय राज्य कहा गया है। कथन सेकंड, संविधान निर्माताओं की दृष्टि में यूनियन शब्द एक विशेष प्रकार के फेडरेशन का भाव दर्शाता है। उपयुक्त कथनों के आलोक में निम्नलिखित विकल्पों में से कौन से सही कौन सा है? और राइट ऑप्शन जो उसका हो जाएगा, देखिए फर्स्ट सत्य है, किंतु थर्ड जो सेकंड पॉइंट है ये गलत है। यानी ये तो सही है कि संविधान द्वारा जानबूझकर फेडरेशन ऑफ स्टेट यानी राज्यों का संघ के बजाय यूनियन ऑफ स्टेट कहा गया है। ठीक है, लेकिन सेकंड गलत है। ठीक है, और 53 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, और जैसा कि संविधान में भारत के लिए शब्द फेडरेशन की जगह यूनियन शब्द का प्रयोग किया गया है, और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने यूनियन शब्द का प्रयोग करने के कई कारण बताए थे, और उन्होंने कहा था कि भारत विभिन्न राज्यों के मध्य किसी समझौते का परिणाम नहीं है। ठीक है, और उन्होंने कहा था कि किसी भी राज्य को भारत संघ से अलग होने का कोई अधिकार नहीं है। ठीक है, तो ये सब कारण थे, और राइट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है ईवी रामास्वामी पेरियार सर्वप्रथम निम्न में से किस दल में सम्मिलित हुए थे? भारतीय जनता पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय पार्टी, जस्टिस पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। और 54 का राइट ऑप्शन भी हो जाएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। ठीक है, तो नए जो रामास्वामी पेरियार का जन्म जैसा कि 17 सितंबर 1879 में हुआ था। 17 सितंबर, ठीक है, 1879 में तमिलनाडु के इरोड में हुआ था इनका, क्योंकि ये सब चीजें भी जरूरी है, कहीं से कुछ भी क्वेश्चन पूछ लेता है। और इनको आत्मसम्मान आंदोलन या द्रविड़ आंदोलन शुरू करने के लिए जाना जाता है। कौन कौन सा आंदोलन? आत्म सम्मान, और दूसरा द्रविड़, ठीक है, आंदोलन। और चक्रवर्ती राजगोपालचारी की पहल पर वर्ष 1919 में इन्होंने कांग्रेस की सदस्यता ली थी। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। 55 क्वेश्चन है स्वतंत्रता और समानता को एकजुट करने हेतु तो सामाजिक लोकतंत्र उदारवाद और समाजवाद के तत्वों को समावेशित करता है। सेकंड कथन है सामाजिक लोकतांत्रिक शासन 9
निगमवाद की प्रणाली का प्रयोग करते हैं जिसमें रीति निर्धारण में राज्य, श्रम और व्यापार सम्मिलित होते हैं। और 55 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, दोनों ही इसमें सही है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, शासन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका सामान्य अर्थ है प्रशासन अथवा शासन, रूल नहीं है। बी है भूमंडलीकरण के संदर्भ में इसका विशेष अर्थ है। सी है यह शक्ति के प्रयोग करने का तरीका है। और डी है शासन और सरकार एक ही है। अब 56 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, ए हो जाएगा। इसका सामान्य अर्थ है प्रशासन अथवा शासन, नहीं है। दूसरी बात हो जाएगी सही। ठीक है, और दूसरी चीज सही हो जाएगी कि भूमंडलीकरण के संदर्भ में इसका विशेष अर्थ है। और तीसरी बात सही हो जाएगी कि शक्ति के प्रयोग करने का तरीका है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन इसका क्या है? ऑप्शन बी है, यानी ए, बी और सी। तो संयुक्त राष्ट्र विकास ने 1993 में शासन को परिभाषित करते हुए कहा था कि प्रत्येक स्तर पर एक देश के मामलों का प्रबंधन करने के लिए आर्थिक, राजनीतिक और प्रशासनिक अधिकार का प्रयोग है। और इसमें ऐसे तंत्र, प्रक्रियाएं और संस्थाएं शामिल होती हैं जिनके जरिए नागरिक और समूह अपने हितों को व्यक्त करते हैं, अपने वैधानिक अधिकारों का प्रयोग करते हैं और जो अपनी जिम्मेदारियां होती हैं उनको पूरा करते हैं और अपने मतभेद जो होते हैं उनके उसको सुलझाते हैं। ठीक है, तो राइट ऑप्शन इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, ए, बी और सी। 57 क्वेश्चन है, भारतीय विदेश नीति के आधारभूत तत्वों को उनके अस्तित्व में आने के क्रमानुसार लगाइए। गुजराल सिद्धांत, पंचशील सिद्धांत, लुक ईस्ट पॉलिसी, भारत सोवियत मैत्री संधि। ठीक है, और 57 क्वेश्चन है और इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा पहले पंचशील। ठीक है, 28 अप्रैल 1954, 28 अप्रैल 1954। फिर गुजराल सिद्धांत, भारत सोवियत मैत्री, ये हो जाएगा अगस्त 1971, अगस्त 1971, 1971। फिर है गुजराल, ये है अप्रैल 1997 से मई 1998, अप्रैल 1997 से मई, ठीक है, 1998। और उसके बाद लुक ईस्ट पॉलिसी 1998 से 2004। ठीक है, 2004। तो राइट ऑप्शन जो है यहाँ पे ऑप्शन इसका हो जाएगा 57 का ऑप्शन डी हो जाएगा, बी, डी, ए, सी। और जैसा कि जॉर्ज मोडलेस्की के अनुसार विदेश नीति एक राज्य की गतिविधियों का सुव्यवस्थित व विकासशील रूप है और इसके द्वारा एक देश अन्य देशों के व्यवहार को अपने अनुकूल बनाने अथवा ऐसा न हो पाए अंतर्राष्ट्रीय वातावरण के अनुसार बदलने का प्रयास करता है। और भारतीय विदेश नीति के आधारभूत तत्वों को अस्तित्व में आने का ये क्रम है। नेक्स्ट है, शासनों के वर्गीकरण की यूनानी पद्धति के अनुसार अनेकों द्वारा शासन के विकृत रूप को जाना जाता है। निरंकुश शासन, कुलीन तंत्र, अराजक लोकतंत्र, भीड़ का शासन यानी अल्पतंत्र। और राइट ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, अराजक लोकतंत्र। शासनों के वर्गीकरण यूनानी पद्धति के अनुसार अनेकों द्वारा शासन के विकृत रूप को जाना जाता है, तो अराजक लोकतंत्र के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है, समकालीन समय में भारत में नियोजन के स्वरूप को निम्नलिखित में से कौन इंगित करता है? वार्षिक नियोजन, केंद्रीकृत नियोजन, परिप्रेक्ष्य नियोजन, पंचवर्षीय योजना। 59 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, परिप्रेक्ष्य नियोजन। ठीक है, नेक्स्ट 60 क्वेश्चन है, FW रिंग्स के अनुसार रिंग्स समापार्श्वीय प्रिज्मेटिक मॉडल की कौन सी निम्नलिखित विशेषताएं हैं? औपचारिकतावाद, विषम जातीयता, आच्छादन या ब्यूरो अथवा कार्यालय। और राइट ऑप्शन हो जाएगा औपचारिकतावाद, विषम जातीयता और आच्छादन, यानी ऑप्शन ए राइट हो जाएगा इसका।
और एफडब्ल्यू रिंग्स के अनुसार एक प्रिज्मी मॉडल वह है जहां भूमिकाओं के विशिष्टीकरण का उस स्तर का वर्गीकरण हासिल कर लिया जाता है ताकि आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया जा सके, मगर यह इन भूमिकाओं को एकबद्ध करने में असफल रहा। ठीक है, एकबद्ध करने में असफल रहा। और इन्होंने समापार्शी यानी प्रिज्मेटिक मॉडल की 3 विशेषताओं की पहचान की थी: विषम जातीयता, औपचारिकतावाद और परस्पर व्याप्ति। ठीक है, नेक्स्ट है, जयप्रकाश नारायण ने निम्न में से किन दलों का गठन किया था? कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, भूदान आंदोलन पार्टी, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, डेमोक्रेटिक प्रजा सोशलिस्ट पार्टी। ठीक है, 61 क्वेश्चन है और इसका राइट ऑप्शन कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का, और ऑप्शन सी हो जाएगा इसका प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, और राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए और सी, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। ठीक है, तो जयप्रकाश नारायण का जन्म जैसा कि 11 अक्टूबर 1902 को उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में हुआ था। ठीक है, कहाँ पे हुआ था? बाई चांस यही पूछ लेता है कभी कभी। बलिया जिले में हुआ था और यूपी के, और सीता बादरिया नामक गांव में हुआ था। और वर्ष 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी और 1952 में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी। ये 1900 कब जो है ये कब इन्होंने ज्वाइन किया था? 34 में। और प्रजा सोशलिस्ट पार्टी 1952 में। ठीक है, ये ध्यान रखने। और प्रजा सोशलिस्ट पार्टी इन्होंने बनाई थी। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने राज्य को एक आवश्यक बुराई माना है? जेरेमी बेंथम, थॉमस पेन, जेम्स मिल, जेएस मिल। और अगर आप पॉलिटी की वीडियो मेरी देख रहे होंगे मॉर्निंग में जो लेते थे, आपको याद होगा कि कौन राज्य को आवश्यक बुराई मानता है। ठीक है, और 62 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन थॉमस पेन, यानी थॉमस पेन या टॉमस पेन कह सकते हैं इसे। ठीक है, तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शासन की धारणा से संबंधित है? प्रतिस्पर्धात्मक लोकतंत्र, सहभागी लोकतंत्र, लोकतांत्रिक प्रशासन, परिवर्तनोन्मुखी लोकतंत्र। ठीक है, और राइट ऑप्शन हो जाएगा ए और बी, यानी प्रतिस्पर्धात्मक लोकतंत्र, सहभागी लोकतंत्र। कौन शासन की धारणा संबंधित? ये दोनों संबंधित है। नेक्स्ट है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट आईसीसी की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं? आईसीसी को कोर्ट ऑफ लास्ट रिसोर्ट के रूप में रोम विधि स्टैट्यूट द्वारा स्थापित किया गया। और आईसीसी अपने अधिकार क्षेत्र का तभी प्रयोग कर सकता है जब राष्ट्रीय न्यायालय जांच करने अथवा अभियोजन चलाने के लिए अनिच्छुक अथवा असमर्थ हो, और वह शुद्ध आपराधिक कृत्यों के विरुद्ध अभियोजन नहीं चला सकता। आईसीसी हेग में स्थित है। ठीक है, देखिए, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय नीदरलैंड के हेग में स्थित है। ठीक है, कहाँ पे स्थित है? ये नीदरलैंड के हेग में। और एक अस्थायी न्यायिक निकाय है और इसकी नींव 1 जुलाई 2002 1 जुलाई 2002 को अपनाए गए रोम कानून के साथ पड़ी थी। और वे सभी देश जो रोम कानून और रोम स्टैट्यूट के सदस्य थे, सभी आईसीसी के सदस्य भी हैं। और इसमें मामला तभी ले जा सकता है जब किसी देश की राष्ट्रीय अदालत ने उस मुद्दे या अपराध को सुनने से या जांच करने से इनकार कर दिया हो। इसका मुख्यालय हेग में है, लेकिन इसकी कार्यवाही कहीं भी की जा सकती है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा इसका ए और बी हो जाएगा, यानी पहला और दूसरा। ठीक है, नेक्स्ट है, जियाउद्दीन बर्नी की फतवाए जहांगीरी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? धार्मिक पुण्य और प्रजा की कृतज्ञता अर्जित करने हेतु मुस्लिम शासकों के लिए परामर्श, सभी शासकों के लिए परामर्श, राज्यों की उत्पत्ति का वर्णन, धर्मनिरपेक्षता के नियम। और 65 क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा केवल ए हो जाएगा, यानी धार्मिक पुण्य प्रजा की कृतज्ञता अर्जित करनी होती मुस्लिम शासकों के लिए परामर्श। ऑप्शन इसमें बी राइट हो जाएगा, जो कि यही ए सही है। ठीक है, तो जियाउद्दीन बर्नी ने अपनी पुस्तक फतवा ए जहांगीरी, इसकी महत्वपूर्ण पुस्तक है फतवा ए जहांगीरी। ठीक है, फतवा ए जहांगीरी, और इसे तारीख फिरोज शाही भी कहते हैं,
जहांदारी, जहांदारी है यहाँ पे। ठीक है, फतवाए जहांदारी या तारीख फिरोजशाही में बलबन से लेकर, कहां से कहां तक, बलबन से लेकर इसने फिरोज शाह तुगलक तक, ठीक है, फिरोज शाह तुगलक तक के शासन का 9 वर्षों का शासन का उल्लेख है इसने किया है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और बर्नी अपनी इस पुस्तक में कहते हैं कि बादशाह के लिए जरूरी है कि यह इस्लाम का संरक्षण करे, शरीयत को लागू करे और गैर मुसलमानों को दंड दे। शासन का कार्यभार पवित्र एवं धार्मिक व्यक्तियों को सौंपा जाना चाहिए। दार्शनिकों तथा बुद्धिजीवियों को शासन में कोई जगह नहीं मिलनी चाहिए। और उसके अनुसार एक संस्था के रूप में बादशाहत को भय द्वारा कायम रखा जा सकता है। इस तरह फतवा ये क्या कहते हैं, ये तारीख फिरोजशाही, ठीक है। तो ये चीज इसमें फतवाए जहांदारी किससे संबंधित है, तो ये है धार्मिक पुण्य और प्रजातंत्र अर्जित करने मुस्लिम शासकों के परामर्श। 66 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन समाजवाद के सिद्धांत संबंधी जी कोहिन के विचार का तत्व नहीं है। पूंजीवाद के अंतर्गत स्वतंत्रता के अनुचित वितरण का सिद्धांत। बी है उदारवादी समतावाद से प्राख्यापित वास्तविक भातित्व। सी है जॉन रॉल्स के सिद्धांत की गहन असमानता मूलक संरचना। और डी है बाजारोन्मुख समाजवाद। और 66 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, उदारवादी समतावाद से प्राख्यापित वास्तविक भातित्व, ठीक है। बी अगर यहाँ पे बी हुआ तो ए और सी भी हो जाएगा, इसमें हो जाएगा ए और सी, ठीक है, ये नहीं होगा। जॉन रॉल्स के सिद्धांत की गहन समतामूलक संरचना और पूंजीवाद के अंतर्गत स्वतः अनुचित वितरण का सिद्धांत, ठीक है, ए और सी है सही। नेक्स्ट है वितरणात्मक न्याय के लिए भाग्य के सभी पहलू नैसर्गिक योग्यता सहित अप्रासंगिक है, यह कथन किस अवधारणा को इंगित करता है। योग्यता तंत्र, धनिक तंत्र, भाग्य समतावाद, कुलीनता। तो 67 का जो राइट ऑप्शन ऑप्शन सी, भाग्य समतावाद। नेक्स्ट है कार्ल मार्क्स की कृतियों को आरोही क्रम में लगाइए। दास कैपिटल, द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, द क्रिटिक ऑफ द गोथा प्रोग्राम, द इकोनॉमिक एंड फिलोसफिकल मैनिफेस्टो। और यहाँ पे आरोही क्रम में लगाना है। तो पहले द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो बी हो जाएगा, उसके बाद दास कैपिटल हो जाएगा, फिर हो जाएगा द इकोनॉमिक द क्रिटिक ऑफ द गोथा प्रोग्राम, ठीक है, ये हो जाएगा सी, यानी बी पहले होगा और उसके बाद, ठीक है, बी पहले होगा, फिर ए होगा, फिर सी होगा, फिर डी होगा, ठीक है, द इकोनॉमिक एंड फिलोसफिकल मैन्युस्क्रिप्ट, ठीक है। नेक्स्ट है नीचे निष्क्रिय प्रतिरोध और सत्याग्रह के मध्य के अंतर के बारे में कथन दिए गए हैं, इनमें से कौन से कथन सही है। निष्क्रिय प्रतिरोध कमजोर वर्गों का हथियार है और सत्याग्रह कभी भी विरोधी को आतंकित नहीं करना चाहता है। निष्क्रिय प्रतिरोध व्यवहार में नकारात्मक है जबकि सत्याग्रह सकारात्मक नैतिकता है। और सी है निष्क्रिय प्रतिरोध सत्याग्रह के समान है। डी है निष्क्रिय प्रतिरोध को शारीरिक बल से भय नहीं होता जबकि सत्याग्रह को शारीरिक बल से भय होता है, ठीक है। और इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन ए और बी हो जाएगा, ठीक है, ए और बी सही है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सभ्य समाज का संगठन है। बचपन बचाओ आंदोलन, इंडिया अगेंस्ट करप्शन, विज्ञान प्रसार, मजदूर किसान संघर्ष समिति। 70 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है डी, ए, बी और डी। बचपन बचाओ आंदोलन, दूसरा है इंडिया अगेंस्ट करप्शन और तीसरा मजदूर किसान संघर्ष समिति, ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस देश में सत्ता में सहभागिता के तंत्र के रूप में समापरिवर्तनीय को नहीं अपना प्रक्रिया को नहीं अपनाया जाता है। जर्मनी में, नीदरलैंड, स्विट्जरलैंड, बेल्जियम। और राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, जर्मनी में नहीं अपनाया जाता है। नेक्स्ट है दो कथन दिए गए हैं। अल्पतंत्र सरकार है जिसमें कुछ लोगों का प्रभुत्व होता है।
सेकंड है रॉबर्ट मैकेंजी ने अल्पतंत्र के लौह सिद्धांत की परिकल्पना की। 72 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन सी है, फर्स्ट सही है किंतु सेकंड सही नहीं। देखिए, सरकार का वह रूप जिसमें शक्ति का प्रयोग एक ही सामाजिक वर्ग के लोगों के छोटे समूह द्वारा किया जाता है और उसे अल्पतंत्र सरकार कहते हैं। उसे क्या कहेंगे? उसे अल्पतंत्र कहेंगे। ठीक है। और रॉबर्ट मिशल जर्मनी में जन्मे इतालवी समाजशास्त्री थे, रॉबर्ट मिशल। और जर्मनी में जन्मे थे और उन्होंने 1911 में प्रकाशित अपनी पुस्तक पॉलिटिकल पार्टी, ठीक है, रॉबर्ट मिशल की पुस्तक कौन सी थी? पॉलिटिकल पार्टी। ठीक है, ठीक है, पॉलिटिकल पार्टी। तो पॉलिटिकल पार्टी पुस्तक थी रॉबर्ट मिशल की, और इन्होंने अल्पतंत्र के लौह सिद्धांत, कानूनी वर्ग के लौह सिद्धांत की परिकल्पना की थी। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन जो राइट है वो सी है, यानी फर्स्ट सही लेकिन सेकंड सही नहीं। ठीक है, तो रॉबर्ट मैकेंजी नहीं बल्कि किसने? रॉबर्ट मिशेल। निम्नलिखित में से किस देश में देश का संविधान लिखित नहीं है? ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, स्पेन, फ्रांस। और 73 का राइट ऑप्शन भी हो जाएगा न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड के पास अपना लिखित संविधान नहीं, यहाँ पर अलिखित संविधान है, और जिसके आधार पर यहाँ की न्याय और प्रशासनिक व्यवस्था चलती है। और अलिखित संविधान में विधायिका का सर्वोच्च स्थान होता है, फिर न्यायपालिका और उसके बाद कार्यपालिका होती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किन विषयों में राज्यसभा को लोकसभा से अधिक शक्तियां प्राप्त होती हैं? किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन का अनुमोदन, नई अखिल भारतीय सेवा का सृजन, किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन, किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन। ठीक है, लोकसभा का पूछा है और 74 क्वेश्चन, और कि लोकसभा को राज्यसभा को पूछा है कि लोकसभा से अधिक शक्तियां प्राप्त होती हैं, तो कौन सा ऐसा शक्ति विषय होता है? और 74 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, नई अखिल भारतीय सेवा का सृजन। तो देश की जैसा कि संघात्मक ढांचे को बनाए रखने के लिए राज्यसभा के पास दो विशिष्ट अधिकार होते हैं जो कि लोकसभा के पास नहीं होते हैं। पहला होता है उनके पास कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 249 के अंतर्गत राज्यसभा उपस्थित और मतदान करने वाले 2/3, ठीक है, 2/3 सदस्यों के बहुमत में राज्य सूची में शामिल किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर सकती है। ठीक है, एक बार और ध्यान से सुन ले कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 249 के अंतर्गत राज्यसभा उपस्थित जो और मतदान करने वाले जो है 2/3 सदस्यों के बहुमत में, यानी जो उपस्थित है वहां पे, राज्य सूची में शामिल किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर सकती है। और दूसरी चीज 312, ठीक है, अनुच्छेद 312 के अंतर्गत राज्यसभा उपस्थित और जो है 2/3 सदस्यों के समझ में कोई नई अखिल भारतीय सेवा का सृजन कर सकती है। ठीक है, तो ये ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा। अग्रसूत्र, ठीक है, अग्रसूत्र संबंधित हिंदू दर्शन, बौद्ध दर्शन, जैन दर्शन या वेदांत दर्शन? तो किससे संबंधित है? राइट ऑप्शन हो जाएगा बौद्ध दर्शन से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट है, अपने व्यक्तित्व को स्वतः बनाए रखने के लिए कार्य वाली पृथ्वी को जीवंत इकाई के रूप में सबसे अधिक समझा जाता है। सिद्धांत किस नाम से जाना जाता है? जन सामान्य की त्रासदी, संपोषणीयता, सामाजिक परिस्थिति या गैर परिकल्पना? और राइट ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट है, सूची फर्स्ट और सेकंड को सुमेल करना है। सूची फर्स्ट है राष्ट्रपति है इधर का, और कार्यकाल है कब से कब तक? शंकर दयाल शर्मा, आर वेंकटरमण, प्रतिभा पाटिल, प्रणब मुखर्जी। तो देखिए इस तरह की चीजें भी पूछी जाती हैं, कार्यकाल आदि, ते भी आपको सब पढ़ना होगा, ध्यान रखना होगा। तो शंकर दयाल शर्मा का जो कार्यकाल था 1992 से 1997 था, यानी ए का थर्ड। आर वेंकटरमण का जो कार्यकाल था वो 1987 से 1992 था। ठीक है, इनका कब से कब तक था? 1987 से 92।
प्रतिभा पाटिल अभी जल्द की थी, तो प्रतिभा पाटिल का 2007 से 12 तक था और पहली महिला राष्ट्रपति रही हैं। और प्रणब मुखर्जी का कार्यकाल 2012 से शुरू हुआ था, 2017 तक था। ठीक है, तो यहाँ पे ये है। और यहाँ पे हम मिलान करेंगे तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सही बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है सूची फर्स्ट को से सूची सेकंड को सुमेल कीजिए। और पॉलिटिक्स एंड मार्केट्स रॉबर्ट डहल, द पावर एलिट सी राइट मिल्स, ए प्रीफेस टू डेमोक्रेटिक थ्योरी मैक्योर ऑल्सन, द लॉजिक ऑफ रिलेटिव एक्शन पब्लिक गुड्स एंड थी ऑफ ग्रुप्स, चार्ल्स लिब्डोम, मैनिक्योर ऑल्सन, सी राइट मिल्स। और इसके नाम एक बार अंग्रेजी में सर्च करके अच्छे से पढ़ के लिख लीजिएगा, क्योंकि हिंदी में थोड़ा सा इसमें इंग्लिश में लिखी रहती है बुकें ये, तो इनको हिंदी में कुछ कई बार अर्थवर्ड चेंज हो जाता है, तो इंग्लिश में लिखी रहेगी तो आपको ध्यान रहेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि इसकी सर्च कर लेंगे आप तो ये बुकें मिल जाएंगी आपको। और इसका मिलान करेंगे हम, तो मिलान करेंगे पॉलिटिक्स एंड मार्केट्स। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका? ए का चार्ल्स, इसका 4 हो जाएगा। ठीक है, द पावर एलिट ये हो जाएगा सी राइट मिल्स। और इसका सी का क्या हो जाएगा? डेमोक्रेटिक थ्योरी का ये हो जाएगा रॉबर्ट डहल। ठीक है, और उसके बाद द लॉजिक ऑफ एक्शन पब्लिक गुड्स एंड थी ऑफ ग्रुप्स, इसका हो जाएगा ओल्सन। ठीक है, ये हो जाएगा। और मिलान करने के बाद राइट ऑप्शन देखेंगे, यहाँ पे ए का 4th है, बी का 2nd है, सी का 1st है और डी का 3rd है। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे डी। ठीक है, ये भी मिलान करना है। द्विध्रुवी शक्ति का सर्वाधिक स्थित वितरण है केनेथ वाल्टेज, हितों को शक्ति के रूप में परिभाषित किया गया है जॉन मिशाइमर, और राज्य अपनी सापेक्षिक शक्ति स्थिति को अधिकतम बनाने का प्रयास करता है मार्गन थाउ, और अंतरराष्ट्रीय राजनीतिक न्याय थ्यूसिडाइट्स। और ठीक है, और यहाँ पे हम मिलान करेंगे तो हो जाएगा द्विध्रुवीय शक्ति का सर्वाधिक स्थिर वितरण है केनेथ वाल्टज, फर्स्ट का फर्स्ट। हितों को शक्ति के रूप में परिभाषित किया गया है मार्गन थाउ, राज्य अपनी सापेक्षिक स्थिति को अधिकतम बनाने का प्रयास करता है जॉन मशाइमर, और इसका हो जाएगा डी का 4th। ठीक है, तो मिलान करेंगे तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ पे मिलान करने पे हो जाएगा बी, यानी ए का 1st, बी का 3rd, सी का 2nd, डी का 4th। नेक्स्ट है 80 क्वेश्चन, संविधान के अनुच्छेद 19 में उद्धृत निम्नलिखित स्वतंत्रताओं को क्रमबद्ध कीजिए। देखिए 19 वाला बहुत पूछ रहा है एग्जाम में, 20 में 21 में पूछा और इसमें भी पूछा हुआ है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखें। और टीजीटी पीटी में भी ये पूछता है। तो संघ अथवा यूनियन का गठन, कोई भी व्यवसाय अपनाना, भारत के भूभाग में कहीं भी स्वतंत्र भ्रमण करना, शांतिपूर्ण तरीके से बिना हथियार के, क्या पूछा है? क्रमबद्ध करना है इसमें। ठीक है, और क्रमबद्ध करेंगे तो इसका जो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, यानी डी ए बी सी बी, डी ए सी बी हो जाएगा। ठीक है, शांतिपूर्ण तरीके से बिना हथियार, फिर हो जाएगा संघ अथवा यूनियन का गठन, फिर हो जाएगा भारत के भूभाग में कहीं भी जो है घूमना टहलना, और फिर कोई भी व्यवसाय अपनाना, इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, डी ए सी बी। उदार लोकतंत्र और बाजार के योग ने राजनीतिक और सामाजिक विकास के इतिहास में समापन रेखा खींच दी है, यह कथन किसका है? सैमुअल पी हंटिंगटन, बेंजामिन बारबार, फ्रांसिस फुकुयामा, एलेक्जेंडर विट्स। और 81 का राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, फ्रांसिस फुकुयामा। ठीक है, और ऑप्शन सी। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन भारत में महिला आंदोलन के संबंध में सही हैं? आर्य समाज महिला मुद्दों के बारे में पूर्णतः निरपेक्ष था। बी है अखिल भारतीय महिला सम्मेलन ऑल इंडिया विमेंस कॉन्फ्रेंस की स्थापना 1924 में हुई। तीसरा है सरोजनी नायडू और एनी बेसेंट ने महिलाओं के वोट के अधिकार का मुद्दा उठाया। ठीक है, सही पूछा इसमें। तिलक ने गणेश उत्सव का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय आंदोलन महिलाओं को सम्मिलित करना था।
और हम अगर इसकी बात करते हैं तो देखिए, महिलाओं की स्थिति को सुधारने के लिए आर्य समाज को सबसे प्रभावी आंदोलन में से एक माना जाता था और अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की स्थापना 1927 में पुणे में महिलाओं और बच्चों की शिक्षा और सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देने के लिए की गई थी। ठीक है, और कब की गई थी? 1927 में। दूसरी बात, सरोजिनी नायडू ने एनी बेसेंट के साथ वुमेन्स इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की और महिलाओं के मतदान के अधिकार को आगे बढ़ाने के लिए जो है इन्होंने इसका मुद्दा उठाया। ठीक है, तीसरी बात है, तिलक ने जैसा कि राष्ट्रीय भावना को मजबूत बना के इससे शिक्षित अभिजात वर्ग के दायरे में सामान्य जनमानस के बीच ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और इसके लिए भगवान गणेश की पूजा को सार्वजनिक गणेश से भव्य सार्वजनिक कार्यक्रम में परिवर्तित किया था। तो यहाँ पे हम जब ऑप्शन इसका देखेंगे तो ऑप्शन में जो सही है वो है सी और डी, यानी ए सही है और सी सही, सरोजिनी नायडू का। नेक्स्ट है, निम्न में से किसे प्रायः सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के जनक के रूप में निरूपित चित्रित किया जाता है? गुइसेप, मैजनी, चार्ल्स मैराज, फ्रेंड्स फैनान, जॉन गोडफ्राइड हडर। और राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा, जॉन गॉडफ्राइड हेडर। एक जर्मन दार्शनिक, धर्मशास्त्री और साहित्यिक आलोचक था। ये जर्मन था, दार्शनिक था, ठीक है, धर्मशास्त्री था और एक साहित्यिक आलोचक था और इनको सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के जनक के रूप में निरूपित किया। किस? सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के जो है जनक के रूप में। ठीक है, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट है, सूची फर्स्ट और सेकंड को शुमाल करना है और हन्ना अरेंड, लिटिल रेड बुक। और ठीक है, आगे चलते हैं हम पहले। फ्रेंड्स फेनॉन, द रेचेड ऑफ द अर्थ, माओ से तुंग, एलिफेंट सोसाइटी, जॉन के गॉलब्रेथ, द ह्यूमन कंडीशन। देखिए, लेखक और पुस्तक है हन्ना अरेंड, द ह्यूमन कंडीशन। ठीक है, ए का फोर्थ है। और फ्रेंड्स फेनॉन, द रेचेड ऑफ द अर्थ। ठीक है, ये हो जाएगा। और माओ से तुंग, लिटिल रेड बुक। ठीक है, फर्स्ट वाला जो है वो है और सी का फर्स्ट है। और जॉन के गोल ब्रेथ, ए है एफ्लुएंट सोसाइटी, ये हो जाएगा। तो मिलान करेंगे हम तो राइट ऑप्शन ए का क्या है? ए का 4 है, बी का सेकंड है, सी का फर्स्ट है, डी का थर्ड है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भारत में पंचायती राज व्यवस्था के विचार का कट्टर विरोधी था? बी आर अम्बेडकर, जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, महात्मा गांधी। 85 राइट ऑप्शन हो जाएगा बी आर अम्बेडकर। बी आर अम्बेडकर पंचायती राज व्यवस्था के कट्टर विरोधी थे। उनका कहना था कि इससे गांव में दलितों की व अन्य जो कमजोर वर्ग हैं उनकी समस्याएं बढ़ेंगी, इसलिए इन्होंने विरोध किया था। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन से कथन निरंकुशतावाद और सर्वसत्तावाद के संबंध में सत्य हैं? ए है, निरंकुश शासन व्यवस्था में सरकार संवैधानिक रूप से जनता के प्रति उत्तरदायी नहीं होती। बी है, निरंकुश शासन व्यवस्थाएं संस्थानीकृत और वैध हो सकती हैं। सी है, सर्वसत्तावादी शासन व्यवस्थाएं राज्य, समाज और अर्थव्यवस्था के सभी पक्षों को नियंत्रित करने और परिवर्तित करने का प्रयास करती है। और डी है, सर्वसत्तावादी शासन व्यवस्थाओं को कोई सशक्त विचारधारात्मक लक्ष्य नहीं होता और वे संस्थाओं को पुनर्निर्मित करने का हेतु एक हिंसा को अस्त्र के रूप में प्रयोग नहीं करती हैं। ठीक है, और देखिए, निरंकुशतावाद, निरंकुशतावाद का अर्थ एक ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था से है जिसकी सत्ता पर किसी प्रकार का कोई अंकुश ही नहीं होता, कोई रोक टोक नहीं, कोई अंकुश नहीं। और इतिहास ऐसी राजशाही सरकार को निरंकुश कहता है और जो अत्यंत केंद्रीकृत सैन्य बल पर आधारित होती हैं, दमनकारी सरकारें होती हैं।
और सर्वसत्ता एक ऐसा शब्द है जो निरंकुशता, अधिनायकवाद, तानाशाही जैसे पदों का समानार्थक है, सर्वसत्तावाद। और इसमें सत्ता प्राप्ति और उसकी रक्षा के लिए प्रजातंत्र के नाम पर व्यक्ति व्यक्ति को, जाति जाति को, संप्रदाय को संप्रदाय से तोड़ता है। और जिसमें सत्ता पर आसीन व्यक्ति अपनी सत्ता की कोई सीमा रेखा भी नहीं मानता और जीवन के सभी पहलुओं को यथासंभव नियंत्रित करने पर तत्पर रहता है और प्रयास करता है। और ऐसा शासन प्राय किसी व्यक्ति, एक वर्ग, एक समूह में नियंत्रित रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम ऑप्शन इसका देखेंगे और ऑप्शन हो जाएगा डी, ए, बी और सी हो जाएगा। ठीक है, ए, बी और क्या हो जाएगा, ए, बी, सी। ठीक है, और नेक्स्ट है द कंट्रीब्यूशंस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट। जेस मिल ने किसका विस्तार से वर्णन किया है इसमें? समानुपातिक प्रतिनिधित्व आप आधारित सरकार, आदर्श सरकार, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा, ठीक है, स्वशासन की संस्थाएं, राजनीतिक अर्थव्यवस्था। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, राजनीतिक अर्थव्यवस्था का उल्लेख किया है। नेक्स्ट है पारंपरिक प्राधिकार या सत्ता की अवधारणा में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित है? व्यक्तियों द्वारा विरासत में प्राप्त प्रतिष्ठा के कारण प्राधिकार या सत्ता का प्रयोग, नियमों विनियमों के अधीन व्यक्ति का प्रयोग। और सी है किसी व्यक्ति द्वारा चमत्कारित गुणों के आधार पर शक्ति का प्रयोग। डी है विरासत में प्राप्त प्रतिष्ठा तथा विकसित व्यापार संगठन के इतिहास में असाधारण योगदान के अनुसार प्राधिकार का प्रयोग। और राइट जो ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, व्यक्तियों द्वारा विरासत में प्राप्त प्रतिष्ठा के कारण प्राधिकार सत्ता का प्रयोग। यानी पारंपरिक प्राधिकार सत्ता की अवधारणा में से क्या सम्मिलित है? तेज सम्मिलित है। प्राधान्य संबंधित है आर्थिक शोषण, ढांचागत असमानता, विरोधी विचारों को अपदस्थ कर प्रभावतः उस काल का सामान्य बोध बन जाने की, बुजुर्गबाजी की क्षमता, सैन्य प्रभुत्व। और 89 क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, विरोधी विचारों को अपदस्थ कर प्रभावतः उस काल का सामान्य बोझ। ठीक है, क्या हो जाएगा? सामान्य, ठीक है, बोझ। और नेक्स्ट है 90 क्वेश्चन। 90 क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किन कारकों ने वैज्ञानिक प्रबंधन सिद्धांत के क्रमिक विकास में योगदान नहीं दिया? ठीक है, किसमें योगदान नहीं दिया है? और ठीक है, और ठीक है, और ये है कार्य के प्रभावी मानकों की कमी, बी है कर्मचारी प्रबंधन, उत्तरदायित्वों की स्पष्ट समझ का अभाव, और सी है प्रबंधन द्वारा काम चलाऊ आधार पर निर्णय लेना, और डी है समुचित कार्य अभिकल्प और अधिकारियों कर्मचारियों को आर्थिक प्रोत्साहन। और 90 क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, ये सही हो जाएगा, योगदान नहीं दिया है पूछा है। नेक्स्ट है गद्दांश है, तो जल्दी जल्दी थोड़ा सा इसको कर लेते हैं फटाफट। देखिए, लोकतंत्र के इस परिपेक्ष में प्रतिनिधित्व लोकतंत्र का सहायता हानि कर सकता है, भले प्रतिनिधित्व लोकतांत्रिक ना हो क्योंकि लोगों की प्रतिवृत्ति नहीं हो सकता है, किंतु प्रतिनिधित्व का परिदृश्य भावनात्मक रोलर कोस्टर उतार चढ़ाव को दर्शाता है, जिसमें चुनाव अभियान के दौरान बड़ी आशा और सरकार कार्यों में बहुत निराशा आदि चीजें। और बहुत लंबा है, देखिए थोड़ा सा देख लेते हैं। और इसको करने का सबसे अच्छा तरीका है, क्योंकि ये तो ऐसा है, आप अपना खुद प्रैक्टिस कर सकते हैं और इसमें जो उत्तर दिया रहता है आप अच्छी तरीके से अगर पढ़ेंगे तो, अगर 91 क्वेश्चन देखेंगे तो निम्न किसी प्रातिनिधिक परिदृश्य में दर्शाया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे तो किसको दिखाया गया है? चुनाव अभियान के दौरान बड़ी आशाएं। ठीक है, जब आप इसको पढ़ेंगे, ये चुनाव और अभियान के दौरान बड़ी आशा, ठीक है, तो हो जाएगा इसके चुनाव के स्पष्ट परिणाम क्या है? नेता का कैरियर, राजनीतियों का मंत्री पद, प्रतिनिधि का पद, एक उभरते कार्यकर्ता के लिए भावी संभावनाएं। ठीक है, 92 है और इसी पर आधारित क्वेश्चन है। और अगर हम एक बार इसको देखेंगे, ठीक है, यहाँ पे क्या पूछा है कि चुनाव के स्पष्ट परिणाम क्या है? ठीक है, तो आपको देखेंगे तो आपको उत्तर इसी में से मिल जाएगा और आपके 5 क्वेश्चन ये सही हो जाएंगे। तो चुनाव से प्राप्त जो कानून के शासितों राज्य शासकों को उन्नत करता है, वही पद पर बने विधायी का समझौता है। ठीक है, एक बार और देख लेती हूँ क्या है पूछा है यहाँ पे। परिणाम, स्पष्ट परिणाम पूछा है। ठीक है,
और ठीक है, प्रतिनिधि के चुनाव से प्राप्त होता है। और प्रतिनिधि अपने किए गए कार्य पर गर्व करते हैं कि तो नागरिक विधायी दुष्परिणामों का सामना कर रहे हैं। इसका अर्थ यह नहीं कि प्रतिनिधियों की ग्रह दृष्टि देखा जाए जैसा उल्लेखित है। और यहाँ पे देखिए, जो यहाँ पे थोड़ा सा अच्छे से देखना होगा इसे, थोड़ा सा ध्यान लगा के। तो चुनाव के स्पष्ट परिणाम पूछा है, यहाँ पे हो जाएगा प्रतिनिधि का पद हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन चाहिए। नेक्स्ट है लोकतंत्र की यूनानी और अस्त्रवादी अवधारणा का अर्थ है। इसका हो जाएगा 93 का ए हो जाएगा। थोड़ा सा आप एक बार उसे पढ़ लीजिएगा, या आपके पास बुक हो तो उससे कर लीजिएगा। ठीक है, लेकिन करने का तरीका, उसको एक बार नजर देखिए, फिर क्वेश्चन पढ़िए, फिर जाके उस पे जाइए, तो आपको थोड़ा सा जल्दी पता चल जाएगा कि क्या पूछ रहा है। लोगों पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, यहाँ हम अगर एक बार देखेंगे, लोगों के ऊपर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, ठीक है, क्या प्रभाव पड़ता है। तो अब यहाँ पे आप देखिए, मैं यहाँ पे भी दिया है, और एक दूसरे पर शासन करते थे। ठीक है, अभी इसमें जल्दबाजी में तो नहीं पता चल पा रहा है, लेकिन आप एक बार अच्छे से कर लीजिएगा। तो 94 का जो राइट ऑप्शन है, ऑप्शन डी है, विधायी समझौता। ठीक है, फिर है 95, प्रतिनिधियों ने अपनी उपलब्धियों पर क्यों गर्व अनुभव किया था। इसका है ऑप्शन बी, उन्होंने ऐसे निर्णय लिए जिससे समझौता हुआ। फिर देखिए, काफी बड़ा सा है, रोनाल्ड डुआर्किन का विचार है कि लोगों के कुछ अधिकार मौलिक होते हैं जिन्हें मौलिक ये देखिए पूछा है यूनिट 5 से। ठीक है, यूनिट 5 से ये आया हुआ है, क्योंकि मैंने जो अंतर्राष्ट्रीयता जो जो है वो पढ़ रहे हैं हम लोग, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, उसके अंतर्गत ये चीजें आ रही हैं। ठीक है, और ये आप जरूर सारी वीडियो देखें और खुद भी अपना अच्छे से तैयारी करें। ठीक है, अपनी बुक बुक ले लें और बुक बुक पढ़ें। अगर बुक बुक की किसी रिक्वायरमेंट है या कुछ आप पूछना चाहते हैं, जरूर पूछ लिया करिए। और काफी बड़ा है, इसे पढ़ लीजिएगा आप, चाहे पहुंच करके थोड़ा सा अगर पढ़ना चाहें तो। ठीक है, इस तरीके से। और राज्य के विरुद्ध जिन अधिकारों का दावा किया जाता है उन्हें क्या माना जाता है। और इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, मौलिक अधिकार माना जाता है। और सरकार के विरुद्ध अधिकार तब बहुत उपयोगी हो जाता है जब समाज को बहुसंख्यक अल्पसंख्यकों के आधार पर बांटा जाता है। और 97 का जो है जाति के आधार पर, वर्ग के आधार पर हो जाएगा, नस्ल के आधार पर। ठीक है, इसका है। और क्योंकि उसी में दिया होगा, इसे अपने आप दिमाग नहीं लगाना है कि जाति के आधार पर या धर्म के आधार, उसी में दिया है, आप उसे बढ़िया से पढ़िए तो आपको उत्तर वहीं भी मिलेगा, क्योंकि हमें जो उसी में से देना है कि उसके आधारित क्या है। सशक्त अधिकारों के लिए आवश्यक क्या है। अनुमानित होना, अनुमानित प्राप्त करना, ग्रहित होना। और 98 का ऑप्शन बी, अनुमति प्राप्त करना है। और 99 है, इसका सी है, स्वतंत्रता का अधिकार। और डी इसका है 100 क्वेश्चन है, सामान्य कल्याण के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जिन अधिकारों को सीमित किया जाता है उन्हें कहा जाता है, क्या कहा जाता है उन्हें। और राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, असक्त अधिकार, क्योंकि उसमें ऐसा दिया है जो पेज है ये। और कैसी लगी वीडियो जरूर कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। नेक्स्ट वीडियो मिलती हूँ आप सभी से, तब तक के लिए थैंक यू।